हम्म। तो ये सारे चीज क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज एसएपी एंड व्हेन इट स्टार्ट द एसएपी, ये कभी इंटरव्यू में पूछेगा नहीं। लेकिन क्या है, अगर हम इस पे वर्क कर रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट एसएपी। तो एसएपी क्या है? एसएपी एक वन टाइप ऑफ ईआरपी है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ईआरपी। तो ईआरपी होता है ईआरपी इज फुल फॉर्म है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज मतलब नथिंग बट अ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है या सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई शॉप है, उसको हम यहाँ पे इंटरप्राइज के नाम से जानेंगे। अब कोई भी एक सपोज मारुति कार कंपनी है, उसमें एक दो रिसोर्सेस नहीं होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया 4M के थ्रू: मनी, मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। सो अगर सपोज किसी कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे स्किल्ड आदमी है, लेकिन उसका कोई मटेरियल अच्छा नहीं है, वो मटेरियल इज नॉट सो गुड क्वालिटी, या कंपनी के पास आदमी तो बहुत अच्छा है, उसके पास पैसा नहीं है जिससे वो अच्छा क्वालिटी खरीद सके मटेरियल का, या सैलरी दे सके, तो दोज ऑल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट सर्व फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो उसमें क्या है, ये 4M का होना जरूरी है। दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, मस्ट हैव skilled person, skilled man. He should have money so that he can buy the machinery, he can buy the good quality of material, he can pay the skilled person. So he must should have money. Then the material, if anyone is compromising with the material quality or any finished product quality, he cannot serve for the long time. Of course मशीनरी nowadays हम लोग कुछ हाथों से नहीं कर सकते, हम लोगों को क्या होगा, हर चीज के लिए अच्छे क्वालिटी का मशीनरी होना चाहिए। तो इन सब को जो मैनेज कर सके, इन सब को जो मैनेज कर सके, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। उसका क्या नाम है, वो किस में जाता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में आता है। सपोज जैसे एक हम बात कर रहे हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग, एक कार कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी, उसके पास कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होगा, बहुत कार में थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स लगेगा। तो थाउजेंड ऑफ पार्ट्स को अगर बनाने गया, पता चला आज बोनेट नहीं है, कोई एक नट नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना बनेगा। जब एक बार अगर कोई कार बनाने चला तो उसको सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। पता चला आज बनाने गया, अच्छा ये वाला तार नहीं है, तो छोड़ो आज नहीं, अब कल बनेगा। तो ऐसे नहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये सबका कि स्टॉक किसका अवेलेबल है कि नहीं। सपोज अगर हमको बनाना है मारुति अल्टो, और हमारे पास स्टॉक है मारुति के किसी ट्रक का, तो क्या फायदा। हमको क्या होगा कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसका जानकारी खरीदने वाला जो खरीद, ये एक पर्सन नहीं होगा जो मैन्युफैक्चर भी करेगा और खरीदेगा भी। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो बनाने वाला मशीनरी है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा क्या स्टॉक है। जो खरीदने वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा किस चीज का मटेरियल हमको चाहिए। तो इन सब को जो प्लानिंग होता है उसी को बोल, ये सब जो करता है उसको ईआरपी बोलते हैं। समझ में आया या होचपोच हो गया? हमको तो आया। नहीं है समझ में, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के ईआरपी क्या है? ईआरपी इज ए टूल फ्रॉम वेयर वी कैन मैनेज द 4M फैक्टर। 4M इज मैन, मैन, मनी, मशीनरी एंड मटेरियल। एसएपी स्टार्ट कब से हुआ है? एसएपी स्टार्ट हुआ था 1979 से। उस समय जब स्टार्ट हुआ था तो ये R2 फ्रेमवर्क यूज करता था। आईबीएम का R2 फ्रेमवर्क। R2 मतलब एक होता था जहां पे हम इनपुट डालते थे, और एक होता था मतलब दो सिस्टम एक साथ वो काम करती थी। एक इनपुट डालेंगे और एक जगह से प्रोसेस होकर के आउटपुट आती थी। जब ये R3 में 1993, उस समय ये सिस्टम स्लो होता था, तो 1993 में R3 आया।
इसमें क्या हुआ कि क्लाइंट सर्वर, इसको इसको बोला गया क्लाइंट सर्वर एक्टिविटी। इसमें क्या हुआ, इनपुट एक जगह होती थी, प्रोसेस एक जगह होता था, और डेटाबेस हम कहीं और यूज करते थे। R2 में क्या था, प्रोसेसिंग और डेटाबेस दोनों एक ही सर्वर पे था। तो जब दोनों एक ही सर्वर पे था तो स्लो काम करता था। R3 में क्या हुआ कि हम डेटाबेस को कहीं और रख दिए, और जब भी हम कोई प्रोसेस करना होता था तो हम डेटाबेस को उठा के प्रोसेसिंग सर्वर पे लाते थे और फिर प्रोसेस करते थे। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता था। इसके बाद एक आया ईसीसी। ईसीसी एसएपी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहा, मतलब ये बहुत रिलायबल रहा। बहुत ईसीसी आने के बाद एसएपी का बहुत ग्रोथ हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें नेटवेयर जावा का यूज किया। जो हम पहले यूज करते थे दूसरे का, हम इसमें जावा का यूज किए, जिसके वजह से ये थोड़ा फास्ट हो गया और मेनी मेनी वे में ये कन्वीनियंट हो गया। इसके बाद अभी 2015 में S/4HANA आया। अभी तक क्या होता था कि हम डेटाबेस जो यूज करते थे वो अलग से यूज करते थे, टिल ईसीसी तक। ईसीसी में 3 सर्वर था। क्या था, एक इनपुट देते थे, दूसरा में प्रोसेस करता था, और तीसरा में डेटाबेस था। तो क्या होता था कि सपोज अगर मुझे कैलकुलेट करना है इस ईयर का टोटल सेल, तो हम क्या डालेंगे, यहाँ पे सेल का ईयर डालेंगे। प्रेजेंटिंग लेयर में यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। ये जो हम E3 की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये यही है। सपोज यहाँ पे देखो, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ कि हम यहाँ पे इनपुट डालेंगे कि सपोज हमको क्या करना है। तो हमने डाला कि सेल से रिपोर्ट निकालो 2024 का। तो क्या होगा, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी। जैसे हम इंटर मारेंगे, ओके करेंगे, तो क्या करेगा ये डेटाबेस से सर्वर पहले क्या करेगा, यहाँ पे डेटा लाएगा एप्लीकेशन सर्वर में। एप्लीकेशन सर्वर में उसको कैलकुलेट करेगा कि ओके 2024 का टोटल 5 लाख रिकॉर्ड आया, अब उसका टोटल सम क्या है, और वो सम फिर यहाँ पे आएगा। तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो काम करता था। क्या होता था कि यहाँ पे इनपुट देने में सपोज अगर मुझे लगा 30 सेकेंड, ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा एट द सेम टाइम यहाँ पे सपोज लगा 10 मिनट, फिर उसको प्रोसेस करने में लगता था 30 सेकेंड, और देन मेरे को मिलता था रिपोर्ट इतना में। तो टोटल कितना हो गया, 11 मिनट। बट 11 मिनट में जो ज्यादा टाइम लगा वो क्या लगता था, डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए। डेटाबेस से एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा को फेच करने का टाइम था, सबसे ज्यादा उसको टाइम लगता था। तो एसएपी ने क्या किया, इस पूरे डेटाबेस को, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस को वापस सबको एक ही कर दिया। जैसे आ, इसमें मोबाइल में जितना ज्यादा रैम होता है उतना ज्यादा फास्ट काम करेगा। करेक्ट ना, रैम कितना होता है, अभी हमको यूज करते हैं 1 GB का या 500 GB, 500 MB का। करेक्ट। तो उस एसएपी ने क्या किया, ये टोटल को रैम में डाल दिया, जितना डेटाबेस है सबको रैम में डाल दिया। तो अब क्या हो गया, सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर में हम अपना इनपुट डालेंगे कि हमको क्या चाहिए, और डेटाबेस इसको फेच करने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या होगा कि इसको 30 सेकेंड के जगह पे आप मान लो 1 मिनट लगेगा, और 1 मिनट में ये डेटा वहीं पे ही प्रोसेस करके और वापस हमको दे देगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 1 मिनट प्रोसेस होने में और 30 सेकेंड इनपुट देने में। तो 1.5 मिनट में हमको रिजल्ट मिल गया, जो हमको 11 मिनट में मिलता था। तो ये रिवॉल्यूशन हुआ किसको, S/4HANA। इसको हम लोग बोलते हैं S/4HANA। ठीक है, तो ईसीसी के बाद हम लोग अभी क्या लाया, S/4HANA एंटरप्राइज मैनेजमेंट। अभी जो हम लोग वर्क करेंगे वो S/4HANA पे ही करेंगे। ईसीसी अभी जिंदा है, मतलब ये और वैलिड है शायद 5-6 साल के लिए। इसके बाद सभी को ईसीसी से S/4HANA पे आना पड़ेगा। अभी ईसीसी का सपोर्ट सिर्फ दे रही है एसएपी, कोई नया इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। एसएपी में मॉड्यूल वाइज डिवाइडेड है। अच्छा, पहले एसएपी को छोड़ दो। एसएपी का प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत सारा है।
जैसे इसमें देखो ईआरपी है, सीआरएम है, पीएलएम है, इन सब का अलग अलग काम है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एसएपी ईआरपी पढ़ने जा रहे हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग सीआरएम पीएलएम नहीं पढ़ेंगे। बट जस्ट टू नो कि हम लोगों के पास एसएपी के पास वो भी एक टूल है। सीआरएम में क्या होता है, कॉल सेंटर में जितना भी कॉल होता है ना, जैसे आप वारंटी के लिए कॉल करते हो कि मेरा ये मशीन खराब हो गया है, अभी वारंटी में था, या वारंटी एक्सटेंड करना है, तो वो सब जितना भी काम होता है वो होता है सीआरएम में। पीएलएम में क्या होता है, जब प्रोडक्शन होती है तो किसी भी प्रोडक्ट का क्या लाइफ साइकिल है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। और जैसे बुलेट बनाने के लिए अलग अलग वैरायटी, बहुत सारा आप एक बार बुलेट ऐसा नहीं है कि आप गए और बुलेट खरीद लिए। उसमें आप अपना चॉइस दे सकते हो कि हमको हेडलाइट ऐसा होना चाहिए, हम इतना सीसी का आना, उसमें वो ऑप्शन देता है चूज करने का। तो वो सब मैनेज का इसमें करते हैं पीएलएम में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या करते हैं, वेंडर जो खरीदती है कंपनी कुछ भी, जैसे कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो सारा पार्ट खुद का नहीं रहेगा, वो कुछ खरीदेगा भी स्पेयर पार्ट। तो वो सब हम मैनेज करते हैं अलग अलग टूल के थ्रू। लेकिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसएपी ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कोई डाउट? ना। ठीक है। रीजन फॉर प्रेफरिंग एसएपी, एसएपी को मतलब अभी के डेट में एस ईआरपी के दुनिया में बहुत ज्यादा इसका काम नाम है एसएपी का। बट वाई, एक रीजन हो सकता है, पूछ सकता है कि क्यों ऐसा है। तो इसका सबसे जो पहला रीजन है कि हर डिपार्टमेंट के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए इसका अपना अपना एक एक तरह का मॉड्यूल है। जैसे अगर कोई सेल कर रहा है तो उसके लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल है। कोई खरीद रहा है तो उसके लिए क्या है कि खरीदने का एक अलग मॉड्यूल है। तो ये सबसे इसका पहला बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि हर चीज के लिए अपना एक मॉड्यूल ले रखा है और उस पे वो वर्क करता है। एंड सेकेंड इज, ये जितने अलग अलग मॉड्यूल है उसका टाइट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन अगर बोल रहे हैं तो दो चीज होता है एसएपी में, इंटीग्रेशन और इंटरफेस। अगर हम इंटीग्रेशन बोल रहे हैं दैट मीन्स कि एसएपी के वन मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल का कनेक्शन। जैसे सपोज अगर मुझे बेचना है, अब हम गए कस्टमर के पास बोले कि मेरे को मारुति अल्टो बेचना है। हम मारुति अल्टो का कस्टमर बोला कि ठीक है 10 पीस आप दे दो। और जब स्टॉक के पास आए तो मुझे पता चला नहीं अल्टो तो स्टॉक में ही नहीं है, हमको ब्रीजा बेचना था या कोई और दूसरा मॉडल बेचना था। तो ये कॉम्बिनेशन मिसमैच होगा। तो फिर अगर हम कस्टमर के पास जाएंगे, अरे नहीं नहीं अल्टो नहीं है कोई और दूसरा ले लो, तो वो नहीं लेगा हमसे ऑफकोर्स। करेक्ट बोलेगा नहीं नहीं आप नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए रहने दीजिए बाद में लेंगे। तो क्या होगा कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल का टाइट इंटीग्रेशन होना चाहिए। मतलब इमीडिएट जैसे ही सेल्स पर्सन खोले एसएपी, उसको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। या दूसरे वे में लो, सपोज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको 1000 टाइप ऑफ स्पेयर चाहिए होगा। टायर चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगा, बोनेट चाहिए होगा, बहुत सारा नट बोल्ट चाहिए होगा। अब सपोज हम बनाने जा रहे हैं, पता चला है ही नहीं, तो कैसे होगा। तो क्या होगा कि जैसे ही हमको अगर बनाने जा रहे हैं, हम सिस्टम में एंटर करेंगे कि हमको 10 अल्टो कार बनाना है। वो 10 अल्टो कार का सिस्टम खुद से एस्टिमेट करेगा। और जो मैन्यु बायर है वो बायर को भेज देगा कि इसको इतना सामान चाहिए होगा। जैसे ही वो खरीद लेगा, तो ऐसा नहीं कि बायर इसको बताने आएगा कि हमने सामान खरीद लिया है। वो क्या होगा, ऑटोमेटिक बनाने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ सामान खरीदा गया है ना। तो बायर वाला ये वेट नहीं करते रहेगा कि आएगा मुझे वो बताएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। वो क्या है, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकता है इमिडिएटली। तो ये सब जो इंटीग्रेशन है उसको उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये जो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल का इंटीग्रेशन है वो एसएपी का बहुत टाइट इंटीग्रेशन है। मतलब इमीडिएटली एक कोई काम करेगा दूसरा को पता चल जाएगा, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और ये एसएपी का अच्छा है इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। एंड थर्ड इज डेटा सिक्योरिटी। एसएपी को हैक करना,
बहुत मुश्किल है, इसलिए एसएपी पे लोग रिलाय कर रहे हैं। अ, अभी हम बोले कि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट एसएपी का मॉड्यूल है, तो आप ये देख लो इतने तरह का मॉड्यूल है, SDTR FI CO AM PS। बट सबको जानने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ मेन मॉड्यूल है उसको जानना ज्यादा जरूरी है। जैसे FI, किसी भी कोई भी अगर ले रहा है, एसएपी इंस्टॉल कर रहा है या एसएपी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करवा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा मॉड्यूल खरीदे। कोई जरूरी नहीं है, वो सिर्फ चाहे तो सीओ खरीद ले, चाहे तो एएम खरीद ले, लेकिन वो FI मैंडेटरी उसको खरीदना होगा। क्योंकि FI क्या है कि सारे मॉड्यूल का हाईएस्ट मॉड्यूल जो है FI है। FI से ही लिंकेज सबका रहता है, FI मतलब फाइनेंस। इसके बाद SD, अगर कोई चाहे तो SD खरीदना चाहे, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। MM मटेरियल मैनेजमेंट। PP प्रोडक्शन प्लानिंग, जिसमें SD में क्या होगा, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल्स कैसे कैसे कर सकते हैं, सेल्स के लिए क्या क्या होगा। MM में क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा कि मटेरियल को कहाँ किस स्टॉक में रखना है, स्टॉक जैसे ही खत्म हो, ऐसा नहीं कि लास्ट डे में स्टॉक खत्म होगा तब वो खरीदेगा, उसको पहले से ही बफर खरीद के रखना पड़ेगा। या क्या कितना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वो खरीद के रखे तो पता चला कंपनी का जितना पैसा है सबका मटेरियल ही खरीद लिया, बाकी के, तो वो सबको कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ते हैं MM में। PP में प्रोडक्शन प्लानिंग, अगर कुछ प्रोडक्शन होना है तो हम कैसे प्लान करेंगे, कितना बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जो बिक नहीं रहा फिर भी बनाए जा रहे हैं, या बिक रहा है कोई और चीज और हम बना रहे हैं ज्यादा कोई और चीज। तो वो सब जो प्लानिंग होती है वो प्रोडक्शन प्लानिंग में होता है। प्लांट मेंटेनेंस, बहुत सारा मशीन ऐसा होता है जिसमें क्या है कि पीरियोडिकली हमको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे आरओ में क्या है कि हर 6 महीना पे आपको सर्विसिंग चाहिए होगा। या बाइक वगैरह है, बाइक में भी सर्विसिंग चाहिए होता है। तो वो सब जो सर्विसिंग का जो होता है वो प्लांट मेंटेनेंस में जाता है। HR ह्यूमन रिसोर्स, जो भी सैलरी वगैरह जो प्रोसेस करते हैं उसके लिए, ये सारे अलग अलग मॉड्यूल है। बट मेन मॉड्यूल अगर हम बोले जिसको एटलीस्ट फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो है FI SD MM PP PM HR और CO कंट्रोलिंग एरिया। इतना मेन इंपोर्टेंट है, बाकी का आप नहीं भी जानोगे तो चलेगा। हर मॉड्यूल का हर मॉड्यूल का एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बोल रहे हैं तो क्या इसके अंदर कोई पार्ट होगा, डिवीजन वाइज सबको बांटा हुआ है। तो और सबका एक हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, वो सबको पता होना चाहिए। SD का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है, सेल्स ऑर्ग। FI का कंपनी कोड। MM का परचेज ऑर्ग। और PP का प्लांट। PP बोले तो प्रोडक्शन प्लानिंग। तो यहाँ पे भी कोई भी फुल फॉर्म नहीं बात करेगा, सबको SD। अब SD में आपको पता चलना चाहिए कि वो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो? नहीं। गुड। अभी हम यहाँ पे वापस सेम आते हैं आर्किटेक्चर पे। तो SAP कैसे बना है, इसका 3 लेयर आर्किटेक्चर है। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जहाँ पे हम अपना इनपुट डालते हैं, एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे उस इनपुट को वो प्रोसेस करता है, डेटाबेस लेयर जहाँ से डेटाबेस हम सेव करेंगे और या जहाँ से हम फेच करते हैं डेटा। तो इसका आर्किटेक्चर क्या है, 3 लेयर आर्किटेक्चर है। लैंडस्केप, ये टर्मिनोलॉजी है। लैंडस्केप, SAP लैंडस्केप एक टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी का इसका मतलब है कि सर्वर कैसे रखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सर्वर को क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। तो मिनिमम SAP में 3 सर्वर होना जरूरी है, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर। इसमें 8 सर्वर भी हो सकते हैं, 10 सर्वर भी हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम है ये 2 सर्वर नहीं हो सकते हैं,
तीन तीन मिनिमम है, तीन से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हम इंटरव्यू में पूछेगा कि तुम्हारे एसएपी का लैंड जो काम करते हो उसका लैंडस्केप क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ तीन बोलेंगे। हम बोलने को चार भी बोल सकते हैं, पांच भी बोल सकते हैं। फिर वो क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि चौथा क्यों है, ऑलरेडी मेरे पास तीन है तो चौथा पांचवा क्यों है। इसलिए उसको क्रॉस क्वेश्चन से बचने के लिए हम सिंपली बोलेंगे एसएपी हैज गिवन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू मिनिमम हैव ए थ्री एंड दैट इज सफिशियंट। इसलिए हमने हमारे यहाँ सिर्फ तीन ही सर्वर है, डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर एंड प्रोडक्शन सर्वर। डेवलपमेंट सर्वर में क्या होगा, कंसल्टेंट जो भी काम करेगा, कंसल्टेंट जो भी काम करेगा वो कहाँ काम करेगा, डेवलपमेंट सर्वर में काम करेगा। क्वालिटी सर्वर में जो भी हम डेवलप करेंगे उसका क्वालिटी चेक करेंगे, वेदर इट इज वर्किंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन और नॉट। प्रोडक्शन सर्वर में जब हमको यहाँ पे क्वालिटी सर्वर में सब कुछ ओके रहेगा तो हम उसको प्रोडक्शन सर्वर में भेज देंगे। प्रोडक्शन सर्वर में कंसल्टेंट को एक्सेस नहीं रहता है, प्रोडक्शन सर्वर में सिर्फ कस्टमर ही यूज कर सकता है। यहाँ पे देख लो सेम लिखा हुआ है, प्रोडक्शन सर्वर will be not used by the will be used by the end user and core user, not by the consultant. Consultant will not have access to the production server. User will not have access to the development. Okay, so now come to the down we have a picture. So ये है हमारा डेवलपमेंट सर्वर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। जो जो कंपनी बोलेगा कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए वो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, और इस डेवलपमेंट को हम दूसरे सर्वर पे भेज देंगे। भेजने का टी कोड है AC01, वो हम बाद में देखेंगे। बट क्या होगा, यहाँ पे हम जो भी बनाएंगे उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे हम टेस्टिंग वाले में। अब अगर टेस्टिंग में हम उसको टेस्ट करेंगे, ओके, टेस्टिंग में हम उसको टेस्ट करेंगे। अच्छा, 10 मिनट में ये कॉल इंड हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो हम रीज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ठीक। 40 मिनट का ही सेशन रहता है तो ये हम रीज्वाइन कर लेंगे इमीडिएट। तो ये क्या होगा कि हम इसमें जो हम डेवलप किए उसको यहाँ पे भेज करके और टेस्ट कर लिए, और अगर टेस्ट सक्सेस हुआ तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन में भेज देंगे। प्रोडक्शन में कौन काम करेगा, एंड यूजर, यानी कंपनी का काम यूज करेगा। ठीक है, आदित्य हो या आदित्य, ओके। यूजर कौन होता है? अच्छा, ये एंड यूजर प्रोडक्शन में काम करेगा और डेवलपमेंट कंसल्टेंट को इसका एक्सेस नहीं रहेगा, और एंड यूजर नहीं नहीं, मतलब एंड डेवलपमेंट में। यूजर किसको कहते हैं? क्या चीज, एंड यूजर किसको कहते हैं? एंड यूजर किसको कहते हैं, जैसे हम लोग जो काम करेंगे हम लोग कंसल्टेंट कहलाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक बार एसएपी बना दिए, ठीक है, कि आप ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे जाओ यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट करो, ऐसे डिलीवरी क्रिएट करो, ऐसे बिलिंग क्रिएट करो, मेरा काम खत्म हो गया, कंसल्टेंट का काम खत्म हो गया। अब वहां पे जो जैसे तो ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शन उस पे करेगा, मतलब सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा, डिलीवरी क्रिएट करेगा, उसको एंड यूजर करेंगे। हम लोगों का काम है सिंपल सा सेटअप। रुक 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 जैसे सिंपल सा है कि एक अमेजन का प्रोडक्ट हमको खरीदना है। तो अमेजन वालों ने एसएपी जैसे जो कंसल्टेंट है उसने पूरा डाटा बना दिया कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इतना ये है, सब चीज उसका है। जब हम जाएंगे उसको परचेज करने तो हम ऑर्डर प्लेस करें तो हम इंड यूजर हो गए। हम सिंपल सा ऑर्डर सिर्फ प्लेस करेंगे और उसका यूज करेंगे, है ना। करेक्ट करेक्ट उसमें उसमें जो मैनेजमेंट कर रखा है वो हो गया कंसल्टेंट, यानी डेवलपमेंट टेस्ट जो भी करके एक करेक्ट प्रोडक्ट का फाइनली उसने अमेजन पे प्लेस किया कि इसका इतना प्राइस है और इतना डिस्काउंट है, जो भी है इसका ये डिस्क्रिप्शन है, ये सारा चीज हमें मिलेगा। और हम सिर्फ जा करके उसको प्लेस करेंगे और ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम इंड यूजर है और सिर्फ इसका ये वाला फायदा उठा रहे हैं, करेक्ट प्रोडक्शन करेक्ट का, है ना। करेक्ट। और ये पूरा सिस्टम एसएपी है, पूरा सिस्टम ऐसे भी है। एसएपी के और अंदर, है ना। कंसल्टेंट का जब तक काम नहीं आएगा, एक बार अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया, जब तक कि सिस्टम में कोई इशू नहीं आया या कोई चेंज नहीं है, तो इस कंसल्टेंट का कोई काम नहीं आएगा। कंसल्टेंट अपना, उसका कोई रोल नहीं है।
डेली पे काम कौन काम करेगा? एंड यूजर काम करेगा। तो एंड यूजर जो है डेवलपमेंट सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता है। एंड यूजर अगर चाहेगा कि वो खुद से कुछ चेंज कर ले तो एसएपी अलाउ नहीं हम्म। करता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट ही काम कर सकता है। हम्म। हम्म। ये जो सर समझ गई नीलम? हाँ। ठीक है। ये देखो, ये जो सर्वर है, इस सर्वर को भी पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ है। डेवलपमेंट सर्वर में तीन पार्ट होते हैं: कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, अबैप डेवलपमेंट और यूनिट टेस्टिंग। डेवलपमेंट सर्वर में ये तीन क्लाइंट होते हैं, इसको क्लाइंट बोलते हैं। ये पूरा सर्वर हो गया, ये जो पूरा हुआ है उसको सर्वर बोलेंगे। और सर्वर में डिवाइड किया हुआ है क्लाइंट वाइज, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट वाइज। उस इसमें डेवलपमेंट सर्वर में तीन क्लाइंट है: कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, अबैप टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? अच्छा, कंसल्टेंट भी दो तरह के होते हैं। एक फंक्शनल कंसल्टेंट होते हैं और एक टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं। फंक्शनल कंसल्टेंट क्या है कि वो जैसे सेल्स और क्रिएट करना है वो क्रिएट कर देगा, लेकिन उसमें अगर कोई हम्म। फीचर काम नहीं कर रहा है या कोई कोडिंग कर रहा है, इसमें हम एसएपी में फंक्शनल कंसल्टेंट और टेक्निकल कंसल्टेंट, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल कंसल्टेंट। हम लोगों को उसका फंक्शन यूज करना है। और अगर कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है या कोई नया फंक्शन ऐड करना है तो हम लोग सिर्फ अबैपर को बता, ये अबैपर हो गया टेक्निकल कंसल्टेंट। उसको अबैप को अबैपर बोलते हैं जो उसको काम करता है। तो हम अबैपर को सिर्फ बताएंगे अपना रिक्वायरमेंट कि हमको ऐसे ऐसे एक फीचर इनेबल करना है। फंक्शनल कंसल्टेंट क्या है? एसएपी में भी जितने फंक्शन है उसको यूज करेगा वो। और अबैपर क्या है? अगर वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है या कोई नया फंक्शन बनाना है तब अबैपर उसको काम करेगा। अब जो इसने बनाया है वो पहले इसी में टेस्ट कर लेगा, यूनिट टेस्टिंग इसी में टेस्टिंग हो जाएगा डेवलपमेंट सर्वर में ही। बट इसका नाम है यूनिट टेस्टिंग। यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है यूनिट टेस्टिंग और यहाँ पे है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज एक एसडी मॉड्यूल है, एसडी मॉड्यूल के बंदे ने कुछ फंक्शन क्रिएट किया, उसने कुछ तो अपना इंप्लीमेंट किया। वो एसडी वाला अगर खुद का एसडी का टेस्ट करना चाहेगा तो डेवलपमेंट सर्वर में ही वो टेस्ट कर सकता है कि वेदर फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। लेकिन एसडी वाले ने क्रिएट किया, सपोज क्या क्रिएट किया कि जैसे ही यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो, हमको जो प्रोडक्शन जो प्रोक्योरमेंट टीम है, जो बाई करने का टीम है, जैसे ही यहाँ पे सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो उसमें जो जो स्पेयर पार्ट लगना है उसको परचेज करने के लिए उसको पता हो जाना चाहिए। अगर स्टॉक नहीं है तो परचेज टीम को उसको पता हो जाना चाहिए। तो क्या हम टेस्ट कर रहे हैं? दो अलग अलग मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं। एक मॉड्यूल हम सेल्स ऑर्डर वाले पे कर रहे हैं एसडी पे, और देख रहे हैं कि हमारा पीपी जो प्रोडक्शन प्लानिंग है उसको वो पता चल रहा है कि नहीं। तो क्या हो गया? जो दो अलग अलग मॉड्यूल से रिलेटेड कोई टेस्टिंग है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम डेवलपमेंट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होगा? एसडी वाला सिर्फ एसडी कॉन्फ़िग करेगा, पीपी वाला पीपी कॉन्फ़िग करेगा। लेकिन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन से कुछ टेस्ट करना है तो उसके लिए कहाँ पे जाना होगा? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जाना होगा। क्रॉस मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन वही है कि वो एक दूसरे से अगर क्रॉस मॉड्यूल से कुछ करना है तो हम उसको टेस्ट कहाँ कर सकते हैं? क्वालिटी में कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही सिस्टम होती है प्रोडक्शन, जिसको कि कंसल्टेंट का एक्सेस नहीं होता। ये समझ में आया? हाँ हाँ। थोड़ा इसको मेरा है डाउट, क्लियर नहीं हुआ पूरा, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ में आया। नहीं तो ये सब क्या है कि कभी इंटरव्यू में पूछेगा नहीं ये सब चीज, बट समटाइम्स वी डोंट नो कि क्या पूछ देगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वर क्या है। अच्छा, हमेशा हम लोग काम करेंगे, अगर तुम सपोज लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हो प्रोडक्शन सर्वर में तो इमीडिएट वो पकड़ लेगा कि नहीं, फिर आपको एसएपी नहीं आती है।
ठीक है, तो आपको पता होना हम्म। चाहिए कि आपको किस सर्वर पे काम करना है, कहाँ पे आपको काम करना है, टेस्ट करने के लिए कहाँ पे जाना है। तो गुड टू नो है, ये इंटरव्यू के पर्पज से नहीं है, लेकिन गुड टू नो है। ठीक है। नहीं समझ में ठीक आया है। तो एक समरी हम वापस बताते हैं। ये डेवलपमेंट सर्वर में है, जितना भी नया कुछ हमको बनाना है वो हम डेवलपमेंट में डेवलप करेंगे। और डेवलप ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, ये यहाँ पे ये किचन है, ठीक है। किचन में हम हम्म। खाना बनाएंगे और भेज देंगे टेस्ट करने के लिए कि टेस्ट करो अच्छा है कि नहीं। अगर टेस्ट अच्छा हुआ हम्म। तो हम डाइनिंग टेबल पे लगा देंगे कि लो मेरा खाना रेडी है। हम्म। यहाँ पे हम किचन के जगह पे, जो खाना के जगह पे हम एसएपी बना रहे हैं, एसएपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बस यही फर्क है। हम्म। क्लियर ना? बट वो टेक्निक टेक वाले लोग का काम है बनाने का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है डेवलपमेंट ना? में हम लोग भी काम करेंगे ना, जो उसका फंक्शन। डेवलपमेंट जैसे का हम लोग भी काम करें। एसएपी में बहुत सारा फंक्शन स्टैंडर्ड अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है। मोस्टली मतलब 90% या 95% तुमको स्टैंडर्ड मिल जाएगा ही। मतलब टेक्निकल वालों को जरूरत नहीं पड़ेगा 95% केस में। ठीक है, वो ऑलरेडी अच्छा। एसएपी इतना दिनों से काम कर रहा है, तो वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। कुछ कुछ सिनेरियो में नहीं मिलेगा, तब तुमको डेवलपर के पास जाना है। अच्छा। ये जो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट, जो एक सर्वर से दूसरे सर्वर में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे इस सर्वर पे हम्म। हमने बनाया, अब इसको यहाँ पर जो भेजते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट बोलते हैं। लोग उसको टीआर बोलेगा कि उस वाला टीआर में देख लो क्या दिक्कत हो गया है, या वो टीआर नहीं मूव हुआ है। अच्छा। ठीक है, इसको टीआर नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट कोई नहीं बोलेगा। सब एसएपी जनरल मतलब रियल वर्ल्ड में इसको टीआर बोलता है, PR। ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट। हाँ, तो ये टीआर दो तरह के होते हैं, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट और वर्कबेंच रिक्वेस्ट।